तमाम हम्दो सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है जिसने हमें और तमाम कायनात को तख्लीक किया। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, खुश आमदीद। गुज़श्ता लेक्चर में हमने वेव स्टेबलाइजेशन पॉन्ड को शुरू किया, उसकी थ्योरी को देखा, उसके प्रोसेस डिज़ाइन को देखा। आज के लेक्चर में इंशाअल्लाह हम फिज़िकल डिज़ाइन ऑफ वेव स्टेबलाइजेशन पॉन्ड को देखेंगे और एक सॉल्व्ड एग्ज़ाम्पल हम करेंगे ताकि आप डिज़ाइन के उन तमाम स्टेप से एक बार गुज़र जाए जो आम तौर पे आपको फील्ड में या अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जिनसे साबका पड़ता है। तो आइए चलते हैं लेक्चर की तरफ। जैसा कि हम गुज़श्ता लेक्चर में डिस्कस किया कि वेव स्टेबलाइजेशन पॉन्ड डिज़ाइन में दो स्टेप्स होते हैं, प्रोसेस डिज़ाइन और फिज़िकल डिज़ाइन। प्रोसेस डिज़ाइन में वॉल्यूमेट्रिक रिक्वायरमेंट्स निकाली जाती हैं और फिज़िकल डिज़ाइन में उसकी ज्योमेट्री, पोजीशन ऑफ इनलेट आउटलेट, उसके बारे में चीज़ों को फाइनलाइज किया जाता है एज पर साइट कंडीशंस। आइए चलते हैं फिज़िकल डिज़ाइन की ब्रीफ डिटेल्स में। नंबर एक, पॉन्ड की ज्योमेट्री। पॉन्ड की ज्योमेट्री आपको जो साइट दी जाती है, आमतौर पे सबसे पहले आप जब डिज़ाइन कर लेते हैं तो कोई एक ज्योमेट्री आप फिक्स करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो ज्योमेट्री जब आप उसको कंस्ट्रक्ट करने लगें तो आप वही ज्योमेट्री फॉलो कर सकें। हो सकता है जो पीस ऑफ लैंड आपको अवेलेबल हो वो इस तरह का ना हो और आपको कुछ थोड़ी बहुत उसमें तब्दीली करनी पड़े अपनी इनिशियल ज्योमेट्री में जबकि आपने उसको डिज़ाइन किया था। तो ये बड़ा कॉमन है। तो आपने जो साइट कंडीशन है उसके हवाले से देखना है कि वहाँ जो बेस्ट ज्योमेट्री है वो क्या हो सकती है। दूसरे नंबर पे, करेक्ट लोकेशन ऑफ द पॉन्ड इनलेट एंड आउटलेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू अवॉइड शॉर्ट सर्किटिंग। इनलेट एंड आउटलेट्स आर जनरली पाइप्स ऑफ अप्रोप्रिएट डायमीटर। आमतौर पे जो स्टेबलाइजेशन पॉन्ड में इनलेट आउटलेट हैं वो पाइप की सूरत में होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि पाइप की सूरत में हो, लेकिन आमतौर पे पाइप होते हैं जो इनलेट और आउटलेट के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। तो आपको इनलेट एंड आउटलेट की लोकेशन और पॉन्ड की ज्योमेट्री, इन दोनों को देखना पड़ता है। मैं आपको मिसाल से इसकी वजाहत करता हूँ। आपको एक फिगर की तरफ लेके जा रहा हूँ जो पेंट के अंदर बनी हुई है। ये आपके सामने एक फिगर है, ये पॉन्ड है, ये उसकी बाउंड्री को लाइन शो कर रही है पॉन्ड की। अब ये एलोंगेटेड है, इसकी जो विड्थ है वो कम है और अगर मैं इस डायमेंशन को लेंथ कहूँ तो ये ज़्यादा है। अगर आप इनलेट यहाँ पे प्लेस कर देंगे और आउटलेट यहाँ पे प्लेस कर देंगे तो पानी जैसे ही इसमें दाखिल होगा उसको बहुत कम टाइम मिलेगा और वो फ़ौरन यहाँ से पानी का कुछ हिस्सा निकल जाएगा और यहाँ जो एरिया है वो एक सॉर्ट ऑफ डेड पॉकेट्स होंगी जहाँ पानी स्टेगनेट होगा, खड़ा रहेगा। तो ये जो लोकेशन है इनलेट की एंड आउटलेट की, ये सीरियसली इफ़ेक्ट करेगी पॉन्ड की परफॉर्मेंस को और रिमूवल ऑफ बीओडी को। तो ये लोकेशन अगर आप जो रेड कलर की लाइन में दिखाई गई है ये आप रखेंगे तो इट विल सीरियसली अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द पॉन्ड। उसमें वो डिज़ायर्ड रिमूवल नहीं हो पाएगी जो आप चाहते हैं। तो पॉन्ड की ज्योमेट्री और उसके मुताबिक लोकेशन इनलेट एंड आउटलेट, इट प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द पॉन्ड और ये इसके फिज़िकल डिज़ाइन में आती है। इसका उसके वॉल्यूमेट्रिक डिज़ाइन से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आप इनलेट एंड आउटलेट की पोजीशन वो रखेंगे जो ग्रीन कलर की लाइन में मैंने यहाँ शो की है कि इनलेट को आप इस तरफ लोकेट करेंगे और आउटलेट को आप इस तरफ लोकेट करेंगे तो पानी यहाँ से एंटर होगा और पूरा यहाँ ट्रैवल करेगा, काफ़ी टाइम इसमें गुजारने का उसको मौका मिलेगा और वो जो नेचुरल प्रोसेसेस हैं वो ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम कर सकेंगे और जब पानी यहाँ से निकलेगा तो पॉन्ड की परफॉर्मेंस इस सूरत में
जबकि आपने इनलेट को, ये जो ग्रीन लाइन से मैंने शो किया है इधर, और आउटलेट को इस एंड पे लोकेट किया है, तो परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर हो जाएगी। तो इसको मैंने लिखा है, ये करेक्ट प्लेसमेंट है इनलेट एंड आउटलेट की, और ये रॉन्ग प्लेसमेंट है इनलेट एंड आउटलेट की। अब ये चीज़ें इसके वॉल्यूमेट्रिक डिज़ाइन में कहीं भी इनका जिक्र नहीं है। इसलिए फिज़िकल डिज़ाइन को मैं कहता हूँ, या जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं, इट इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज द प्रोसेस डिज़ाइन। आप बहुत अच्छा प्रोसेस डिज़ाइन कर दें, लेकिन अगर उसका फिज़िकल डिज़ाइन फॉल्टी होगा तो जो इंटेंडेड परफॉर्मेंस है वो आप अचीव नहीं कर पाएंगे। वापस चलते हैं नोट्स की तरफ। तीसरे नंबर पे जो चीज़ आती है वो जियो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। और जियो टेक्निकल एस्पेक्ट्स में जो चीज़ें आती हैं वो वाटर टेबल है कि साइट के ऊपर वाटर टेबल कितना डीप है, कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ सॉइल ये आ जाता है, और सॉइल की स्टेबिलिटी, ताकि आप जो एम्बैंकमेंट का डिज़ाइन है उसको सही कर सकें। एम्बैंकमेंट अगर फेल होती है तो वे स्टेबलाइजेशन सिस्टम फेल हो जाता है, और सारा पानी जो है वो वहाँ से पुश्ता टूटने की वजह से या एम्बैंकमेंट टूटने की वजह से पॉन्ड अप कर सकता है उस एरिए को जो करीब हो। ऑल दी अबव, ये तीनों चीज़ें, वाटर टेबल की लोकेशन क्या है, उसकी कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी सॉइल का क्या है, स्लोप्स किस तरह की होनी चाहिए, all these play a very important role in the successful operation of WSP. तो ये बहुत ही अहम है if you want to successfully run and operate the WSP system. चौथे नंबर पे फिज़िकल डिज़ाइन में बाईपास अरेंजमेंट्स आ जाते हैं। ख़ास तौर पे ये उस वक्त इस्तेमाल होते हैं जब डीस्लजिंग ऑफ द पॉन्ड्स हो रही हो, तो ऑब्वियसली पानी को बाईपास करना पड़ता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप शहर वालों से ये कहें कि आप एक हफ़्ता पानी इस्तेमाल ना करें क्योंकि हम पॉन्ड को डीस्लज कर रहे हैं। तो ये मुमकिन नहीं है कि लोग पानी इस्तेमाल करना बंद कर दें एक हफ़्ते के लिए या 2 हफ़्ते के लिए। पानी तो पीछे से आता रहेगा। अब पॉन्ड को अगर आपने डीस्लज करना है तो आपको खाली करना पड़ेगा और फिर उसकी डीस्लजिंग करनी पड़ेगी। ऐसी सूरत में जो बाईपास अरेंजमेंट होता है वहाँ से पानी को आप गुजारते रहते हैं जो सिटी या कम्युनिटी से आ रहा होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है बाईपास अरेंजमेंट प्रोवाइड करना। और 5वें नंबर पे जो चीज़ आ रही है वो सिक्योरिटी फेंसिंग है एंड पब्लिक नोटिसेस। फेंसिंग बहुत ज़रूरी है पॉन्ड्स के इर्द गिर्द, ताकि कोई जानवर, कोई बच्चा वहाँ पे हादसाती तौर पे अंदर ना गिर जाए उसके, और किसी जानवर को या किसी इंसान को नुकसान ना हो। तो फेंस लगाना बहुत ज़रूरी है। और वहाँ पब्लिक नोटिसेस जगह जगह मुख्तलिफ मुनासिब जगह पे लगाना कि ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, यहाँ दाखिल होना ख़तरे से खाली नहीं होगा, आपकी लाइफ को थ्रेट है, इसलिए आप यहाँ दाखिल ना हो, इससे दूर रहें। इस तरह के पब्लिक नोटिसेस लगाना भी इंतहाई ज़रूरी होता है। लास्ट लाइन, I want to emphasize this line and I will read it out. Physical design is as important as process design because it can significantly affect the treatment efficiency. तो इसलिए फिज़िकल डिज़ाइन को भी उतनी ही एहतियात और उतनी ही बारीक बीनी से करना ज़रूरी है जिस तरह के हम प्रोसेस डिज़ाइन करते हैं। आगे चलते हैं, थोड़ा सा डिस्कस हम करेंगे कि ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ WSP, इसमें 2 चीज़ें आती हैं। एक तो इसका स्टार्टअप के इन ऐसे सिस्टम को किस तरह उसका आगाज़ किया जाता है, उसको चलाया किस तरह जाता है, स्टार्ट में क्या तरतीब होनी चाहिए, और दूसरा जो उसकी रूटीन मेंटेनेंस है। तो इस सब हेड में जो सब हेड नंबर 3 है, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ WSP, हम देखेंगे कि स्टार्टअप
की क्या तरीक़ाकार है और पॉन्ड की जो रूटीन मेंटेनेंस है वो क्या होती है। तो स्टार्टअप के लिए अगर आपके पास एक सिस्टम ऐसा है जिसमें एनारोबिक और फैकल्टेटिव पॉन्ड है, तो आप सबसे पहले फैकल्टेटिव पॉन्ड को कमीशन करते हैं, उसको स्टार्ट करते हैं। और उसका तरीका ये होता है कि आप आमतौर पे फ्रेश वाटर उसमें भर देते हैं या वेस्ट वाटर भर देते हैं, एंड यू गिव अ होल्डिंग टाइम ऑफ 3 to 4 days, 3 या 4 दिन तक वो उसमें खड़ा रहता है। इस दौरान उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो खुद ब खुद पैदा होते हैं, जो यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो नेचुरल प्रोसेसेस के थ्रू ऑर्गेनिक मैटर को यूटिलाइज करते हैं और पानी की या वेस्ट वाटर की ट्रीटमेंट करते हैं। जब फैकल्टेटिव पॉन्ड ऑपरेशनल स्टेज पे आ जाता है तो उसके बाद आप एनारोबिक पॉन्ड को ऑपरेशनलाइज करते हैं और उसमें आप सीड करते हैं एनारोबिक स्लज को। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप दही जमाते हुए थोड़ा सा दही दूध के अंदर डालते हैं तो वो जो बैक्टीरिया हैं वो मल्टीप्लाई होके उस पूरे दूध को दही बना देते हैं। इसी तरह जब एनारोबिक पॉन्ड चलाई जाती है तो उसमें एनारोबिक स्लज एज ए सीड डाला जाता है ताकि वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उसके अंदर वो जल्दी और तेज़ी से ग्रो हों। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये एनारोबिक स्लज कहाँ से ली जाए। आमतौर पे जो सेप्टिक टैंक्स होते हैं बने हुए, उसके नीचे जो स्लज बैठी होती है वो एनारोबिक पार्ट होता है, सबसे जो बॉटम पार्ट है उस पार्ट के अंदर से आप स्लज को लेके उसको एज ए सीड एनारोबिक पॉन्ड के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे जो चीज़ आती है वो पॉन्ड की मेंटेनेंस है। तो WSP की मेंटेनेंस एक मिनिमल मेंटेनेंस है और इसमें सिर्फ आपने उसके जो एम्बैंकमेंट्स हैं उनकी डेली इंस्पेक्शन करनी होती है कि अगर उन पे कोई वीड्स वगैरह जड़ी बूटियाँ या कोई दरख्त उग रहा है तो आप उसको इमीडिएटली रिमूव करें क्योंकि उसकी रूट्स जो हैं वो उसको डैमेज कर सकती हैं, उसकी स्टेबिलिटी को इंडेंजर कर सकती हैं। लिहाजा रोज़ाना की एक सॉर्ट ऑफ मॉनिटरिंग या वहाँ पे पेट्रोलिंग की जाती है पूरे सिस्टम की, और इस तरह की अगर कोई चीज़ नज़र आए तो उसको फौरी तौर पे रिमूव कर दिया जाता है, कोई पौधा, कोई वीड्स, कोई झाड़ियाँ। इसी तरह जो रोडेंट्स हैं, रोडेंट्स कहते हैं कि ऐसे जानवर जो कि जिस तरह के चूहे हैं या और जो कि ज़मीन खोद के कोई बिल वगैरह बनाते हैं। आमतौर पे ऐसे जो जानवर हैं वो एम्बैंकमेंट्स के अंदर अगर होल कर दें तो वहाँ से शगाफ के ज़रिए पानी बाहर आ सकता है और वो पूरा एम्बैंकमेंट फेल हो सकता है। तो आप डेली इंस्पेक्शन में देखते हैं कि अगर कोई इस तरह के होल्स रोडेंट्स ने बनाए हुए हैं तो आप फौरी तौर पे उनको होल्स को बंद करते हैं और रोडेंट्स को वहाँ से निकालने का बंदोबस्त करते हैं। मज़ीद तफसील अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं रेफ़र करूँगा कि आप डंकन मारा के मैनुअल को देख लें। अगर आप मुझे ईमेल करेंगे तो मैं डंकन मारा का मैनुअल आपको भेज दूँगा। अब हम आते हैं कि वेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉन्ड जो पाकिस्तान में हैं उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड रिसर्च ने 80s में तकरीबन 10 साल तक वेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉन्ड पे रिसर्च की, और ये जो डंकन मारा का मैनुअल मैं आपको रेफ़र कर रहा हूँ ये 1997 में आया। 1997 से पहले पाकिस्तान के अंदर जितनी भी वेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉन्ड्स बनी वो डिज़ाइन क्राइटेरिया जो इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया था उसको फॉलो करते हुए बनी। लेकिन 97 में जब डंकन मारा का मैनुअल आया तो मोस्टली अब इस मैनुअल को फॉलो किया जाता है क्योंकि ये रिसर्च उसके बाद हुई, लिहाजा अब इसको फॉलो किया जाता है। तो इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड रिसर्च में 10 साल जो रिसर्च हुई उस रिसर्च की बेसिस पे डिज़ाइन क्राइटेरिया डेवलप किया गया।
डिज़ाइन क्राइटेरिया जो कि वॉल्यूमेट्रिक रिक्वायरमेंट्स और डिटेंशन टाइम से रिलेटेड होता है, और फिर इसको अप्लाई किया गया पाकिस्तान में, कराची के अंदर, लाहौर के अंदर, फैसलाबाद के अंदर जो वेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉन्ड्स बनी हैं और अब तक काम कर रही हैं, वो जो डिज़ाइन क्राइटेरिया इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया उसकी बेसिस पे डिज़ाइन की गई। हैदराबाद के अंदर बनी, ओकाड़ा के अंदर और पेशावर के अंदर। हयाताबाद के अंदर बनी हुई है, पेशावर में हयाताबाद एक जगह है, वहाँ पे जो वेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉन्ड बनी है वो डिज़ाइन क्राइटेरिया इंस्टीट्यूट का इस्तेमाल उसमें हुआ है। कुछ पॉन्ड्स बनी जो कि डिज़ाइन क्राइटेरिया इंस्टीट्यूट का जो डेवलप किया हुआ था उसकी बेसिस पे। हैदराबाद में क्या हुआ, मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है। हैदराबाद में ये हुआ कि इलेक्शन के दौरान एक जो कैंडिडेट थे उन्होंने विज़िट किया और लोगों ने कहा कि हमें बहुत शिकायत है कि ये जो सॉलिड वेस्ट है ये गलियों में बिखरी रहती है। तो उन्होंने कहा ये कोई मसला नहीं है, आप ये जो इतनी बड़ी बड़ी पॉन्ड्स बनी हुई हैं आप इसमें फेंक दें। तो लोगों ने वो उसमें फेंकना शुरू कर दी और वो पॉन्ड आहिस्ता आहिस्ता भर गई और फिर फाइनली डिसफंक्शनल हो गई। तो हमें इससे जो सबक मिलता है वो ये है कि इवन द मोस्ट अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी में फेल विदाउट यूज़र एजुकेशन एंड पार्टिसिपेशन। जब तक आप यूज़र्स को अवेयरनेस नहीं दे देंगे कि ये किस मकसद के लिए है, ये वेस्ट वाटर की ट्रीटमेंट के लिए है, कम्युनिटी की अवेयरनेस नहीं कर देंगे, मुतलका म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस और उनके अफसरान उनको इसमें शामिल नहीं करेंगे प्रोजेक्ट में और उनको वो अवेयरनेस नहीं देंगे, तो आपकी कोई भी टेक्नोलॉजी जो लीस्ट कॉस्ट है, मोस्ट अप्रोप्रिएट है, वो भी मिसयूज़ हो सकती है, फेल हो सकती है। तो ये सबक हमें इससे मिलता है। ब्रीफ हिस्ट्री इंस्टीट्यूट का जो काम था 10 साल का वेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉन्ड का, और फिर उसका इस्तेमाल पाकिस्तान में और कुछ जगह पे वो फेल भी हुआ ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस of the people, of the municipal corporation and even of the public representatives। तो जब भी कोई प्रोजेक्ट होता है तो आम तौर पे ये बहुत अच्छा होता है कि अगर आप कम्युनिटी के जो मेन एक्टिविस्ट हैं, वहाँ जो एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज़ हैं, डिपार्टमेंट्स हैं जिन्होंने उसको चलाना है, वहाँ के जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, एमएनए हैं, एमपी हैं, आप उनके साथ मीटिंग करके उस प्रोजेक्ट के बारे में उनको अवेयरनेस और उनको उसका इस्तेमाल के बारे में बता दें, तो फिर ये इम्कानात होते हैं कि वो लॉन्ग टर्म बेसिस पे चलता रहेगा और उसको मिसयूज़ नहीं किया जाएगा। ये बड़ी अहम चीज़ है। इस पे आजकल जितनी भी डोनर एजेंसीज़ हैं, वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इसके अलावा भी जो डोनर एजेंसीज़ हैं वो इस पे बहुत ज़्यादा ज़ोर देती है कि कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन को प्रोजेक्ट प्लानिंग, प्रोजेक्ट डिज़ाइनिंग एंड प्रोजेक्ट एक्सिक्यूशन, इसमें उनकी पार्टिसिपेशन को किसी न किसी हद तक इंश्योर किया जाए और जो स्टेक होल्डर्स हैं वो वेल इन्फॉर्म्ड हों उस प्रोजेक्ट के बारे में। स्टेक होल्डर क्या होता है? ऐसे लोग जिनका उस प्रोजेक्ट में कोई स्टेक होता है। मिसाल के तौर पे अगर वो लोगों के लिए बन रहा है तो तमाम लोग कम्युनिटी के वो स्टेक होल्डर है। जिस डिपार्टमेंट ने चलाना है वो स्टेक होल्डर है। अगर कोई वहाँ एनजीओज बनी हुई है जो कि पब्लिक में बड़ी एक्टिव है, उनकी बात को सुना जाता है, वो भी स्टेक होल्डर है। वो पब्लिक ओपिनियन फॉर्मिंग में बड़ा अच्छा रोल प्ले कर सकती हैं, आपकी मददगार साबित हो सकती हैं। वहाँ के जो एमएनएज हैं, एमपीएज हैं, वो भी स्टेक होल्डर है। तो इन तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेके चलना लॉन्ग टर्म बेनिफिट और सस्टेनेबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट में बड़ा अहम रोल प्ले करता है। सस्टेनेबिलिटी क्या है? वो प्रोजेक्ट अगर लॉन्ग टर्म बेसिस पे चलता रहे तो हम कहेंगे ये एक सस्टेनेबल प्रोजेक्ट है। 10, 15, 20 साल तक, जहाँ जब तक उसकी जो डिज़ाइन लाइफ है या डिज़ाइन पीरियड है, लोग उससे मुस्तफ़ीज़ होते रहें, फ़ायदा उठाते रहें, वो चलता रहे, तो फिर हम कहते हैं कि दिस इज़ ए सस्टेनेबल प्रोजेक्ट। आगे चलते हैं। सॉल्व एग्जाम्पल। अब हम एक
प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जिसमें हम वेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉन्ड सिस्टम को एक छोटे शहर के लिए डिज़ाइन करेंगे। प्रॉब्लम स्टेटमेंट में पढ़ता हूँ। डिज़ाइन ए WSP सिस्टम फॉर द टाउन ऑफ फिरोजवाला, तहसील ऑफ डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा। फिरोजवाला डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा की एक तहसील है। फिरोजवाला जो शहर है वो तहसील हेडक्वार्टर का शहर है। पॉपुलेशन एज पर 2017 सेंसस इज 2,02,148. Take average water consumption as 200 MPCD. इसमें कुछ चीज़ें मैं एज्यूम कर रहा हूँ। जब भी आप डिज़ाइन करेंगे तो आप पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिज़ाइन क्राइटेरिया देखेंगे और जो पॉपुलेशन से कॉरस्पॉन्डिंग जो पर कैपिटा वाटर कंजम्पशन है वो अडॉप्ट करेंगे। टेक 80% ऑफ वाटर कंजम्पशन एज वेस्ट वाटर फ्लो। क्योंकि यहाँ हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें मैं ये एज्यूम करता हूँ कि आप जो दूसरा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वेस्ट वाटर कलेक्शन और वाटर सप्लाई का, और इस हवाले से आपसे मैं पहले भी गुजारिश कर चुका हूँ कि जो बुक अभी रिसेंटली लिखी गई है इंस्टीट्यूट की तरफ से उसको आप ज़रूर देख लें। तो जब भी आप फील्ड में जाएंगे वहाँ पे, और ख़ास तौर पे पब्लिक सेक्टर में कोई आप प्रोजेक्ट्स डिज़ाइन करेंगे या वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट डिज़ाइन करेंगे, तो वहाँ आपको बार बार ये डिज़ाइन क्राइटेरिया देखना पड़ेगा। पॉपुलेशन के कॉरस्पॉन्डिंग देखना पड़ेगा कि कितनी पर कैपिटा वाटर कंजम्पशन आप अडॉप्ट करेंगे। अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे तो वो जो डिज़ाइन है उसकी अप्रूवल में प्रॉब्लम होगी। यू हैव टू फॉलो द स्टेट डिफाइंड एंड अप्रूव्ड design criteria for all such things like what should be the per capita water consumption that should be adopted. अगर आप अपनी मर्जी से करेंगे तो आपको डिज़ाइन को फिर रिवाइज करना पड़ेगा। तो यहाँ मैं कुछ चीज़ें खुद ही एज्यूम कर रहा हूँ, लेकिन साथ साथ मैं आपको बताता जा रहा हूँ कि आपने जब एक्चुअल रियल लाइफ में अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अगर किसी पब्लिक बॉडी के लिए आप डिज़ाइन कर रहे हैं, किसी शहर के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं, तो आपने क्या इक़दामात लेने हैं, आपका लाहे अमल क्या होना चाहिए। टेक 80% ऑफ वाटर कंजम्पशन एज वेस्ट वाटर फ्लो। अडॉप्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट एज 2.83। ऑब्वियसली ये भी आप सेंसस से देखेंगे, मैंने यहाँ एक रैंडमली अडॉप्ट कर लिया है। द BOD ऑफ वेस्ट वाटर इज़ 200 मिलीग्राम्स पर लीटर, ये भी मैंने रैंडमली अडॉप्ट किया है। आप वेस्ट वाटर करेक्टराइजेशन करेंगे। अडॉप्ट डिज़ाइन ईयर ऑफ 2036। मोस्टली जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उनके लिए 20 ईयर्स के लिए डिज़ाइन किया जाता है। मिसाल के तौर पे अगर आप इस वक्त 2020 है, अगर आप कोई वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट डिज़ाइन करेंगे तो वो 2040 उसका डिज़ाइन पीरियड होगा, 20 ईयर्स। द मीन टेम्परेचर ऑफ द कोल्डेस्ट मंथ इज़ 15 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ अगेन मैंने इसको अडॉप्ट किया है, लेकिन आप क्या करेंगे, आप मेट डिपार्टमेंट से डाटा लेंगे। दिसंबर और जनवरी में आप देखेंगे कि जो मिनिमम टेम्परेचर है वो कब आया, और फिर उस दिन का जो मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर है उसका आप मीन लेंगे। पाकिस्तान में पंजाब में जो मैदानी इलाका है वहाँ आम तौर पे अगर आप जब डाटा देखेंगे तो 14 से लेके 16 डिग्री सेंटीग्रेड तक मीन टेम्परेचर ऑफ द कोल्डेस्ट मंथ वेरी करता है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए जो डाटा हमारे पास कभी हमने एनालाइज किया था, मैंने 15 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ अडॉप्ट किया है इस प्रॉब्लम के लिए। डिज़ाइन विद 2 ऑप्शंस। आपने 2 ऑप्शंस के लिए डिज़ाइन करनी है वेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉन्ड। नंबर 1, एफ्लुएंट विल बी यूज्ड फॉर रेस्ट्रिक्टेड इरिगेशन। फ़र्ज़ करें आपको जो भी एजेंसी है वहाँ बनवा रही है या आपसे डिज़ाइन करवा रही है, तो वो कहते हैं कि हमने इसको रेस्ट्रिक्टेड इरिगेशन के लिए पानी को ट्रीटमेंट के बाद यूज़ करना है। एक डिज़ाइन आपने इसके लिए करना है, और दूसरा जो ऑप्शन आपने डिज़ाइन करना है, एफ्लुएंट विल बी यूज्ड फॉर अनरेस्ट्रिक्टेड इरिगेशन। तो दूसरा ये ऑप्शन है रेस्ट्रिक्टेड इरिगेशन, अनरेस्ट्रिक्टेड इरिगेशन। इसको हम पिछले लेक्चर में बड़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। कंपेयर बोथ ऑप्शंस विद रिस्पेक्ट टू एरिया रिक्वायरमेंट। उसके बाद आपने देखना है कि फर्स्ट ऑप्शन में एरिया क्या था और सेकंड ऑप्शन में एरिया क्या आया और कितना फ़र्क दोनों में आया।
अगर आप रेस्ट्रिक्टेड इरिगेशन के लिए यूज़ करते हैं और अगर अनरेस्ट्रिक्टेड के लिए यूज़ करते हैं तो कितना एरिया जो है उसका डिफरेंस दोनों ऑप्शंस में आता है. दिस इज़ द issue that you have to resolve. You have to design the waste stabilization pond system, number one, and then you have to determine the difference in the area, and thirdly you will find out what will be the effluent concentration once the wastewater passes through that design waste stabilization ponds. तो आए चलते हैं solution की तरफ. Dear students, सबसे पहले तो option 1, effluent will be used for restricted irrigation. Now here we can use a combination of anaerobic pond and facultative pond. वजह इसकी ये है कि BOD कुछ थोड़ी सी हायर साइड पे है. अगर BOD 150 मिलीग्राम्स के करीब होती, 120 के करीब, 170 के करीब, तो हम सिर्फ एक फैकल्टेटिव पॉन्ड इस्तेमाल कर सकते थे. ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि थोड़े स्ट्रॉन्गर वेस्ट वाटर के लिए एनारोबिक पॉन्ड से स्टार्ट करना और बाद में फैकल्टेटिव पॉन्ड देना, ये एक मुनासिब और बेहतर डिज़ाइन है. और ये जो एनारोबिक और फैकल्टेटिव पॉन्ड लगेगी ये इन सीरीज़ लगेगी, जैसा कि नीचे आपको दिखाया गया है. यहाँ से रॉ वेस्ट वाटर आएगा एनारोबिक पॉन्ड के अंदर और फिर सीरीज़ में ये फैकल्टेटिव पॉन्ड लगेगी और यहाँ से ट्रीट होके एफ्लुएंट बाहर निकल जाएगा. तो सबसे पहला स्टेप हमारा आमतौर पे पॉपुलेशन प्रोजेक्शन का होता है. पॉपुलेशन प्रोजेक्शन जो है हम कर सकते हैं. जो डाटा हमें दिया गया है 2017 का सेंसस है और वो बेस ईयर होगा हमारा, और डिज़ाइन ईयर जो है वो 2036 दे दिया गया है. तो जो नंबर ऑफ़ ईयर्स हैं वो 19 निकल आएंगे. पॉपुलेशन प्रोजेक्शन के लिए फार्मूला, जो डिज़ाइन पॉपुलेशन है 2036 की, वो बराबर होगी जो 2017 की पॉपुलेशन है, बेस ईयर है, मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस द ग्रोथ रेट 2.83%. इसको मैंने पॉइंट्स में लिख दिया है, रेज टू द पावर n, दैट इज नंबर ऑफ ईयर्स इन फ्यूचर फॉर विच वी रिक्वायर द पॉपुलेशन. तो पॉपुलेशन 3,43,516, इसको मैं राउंड ऑफ करके 3,44,000 कर रहा हूँ. तो वेस्ट वाटर फ्लो हम निकालेंगे. वेस्ट वाटर फ्लो पॉपुलेशन मल्टीप्लाइड बाय 200, एवरेज वाटर कंजम्पशन into 0.8, 80% will appear as waste water flow, और 1000 से डिवाइड किया ताकि मैं लीटर्स को 200 लीटर्स को क्यूबिक मीटर में चेंज करूं. तो 55,000 क्यूबिक मीटर पर डे वेस्ट वाटर फ्लो आएगा. ये डिटरमिन करने के बाद अब हम आते हैं डिज़ाइन की तरफ. सबसे पहले तो एनारोबिक पॉन्ड, तो वॉल्यूमेट्रिक लोडिंग जो है वो 20T-100. T is the mean temperature of the coldest month. अब ये डिज़ाइन क्राइटेरिया डंकन मारा के मैनुअल से लिया गया है. मैं आपको दोबारा वो टेबल दिखा देता हूँ रिफ्रेश करने के लिए, जहाँ से ये डिज़ाइन क्राइटेरिया हमने पिक किया है और ये इक्वेशन हमने पिक की है. आपके सामने ये टेबल है. मीन टेम्परेचर ऑफ द कोल्डेस्ट मंथ जो है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड है. तो इस टेबल के मुताबिक अगर टेम्परेचर 10 और 20 के दरमियान हो तो जो BOD वॉल्यूमेट्रिक लोडिंग एनारोबिक पॉन्ड पे ग्राम्स पर क्यूबिक मीटर वॉल्यूम ऑफ द एनारोबिक पॉन्ड पर डे में अडॉप्ट करनी चाहिए. इस डिज़ाइन क्राइटेरिया के मुताबिक वो 20T-100 है. और साथ ही साथ जो BOD रिमूवल होगी वो 2T+20 होगी परसेंटेज में. तो चलते हैं वापस प्रॉब्लम की तरफ. मारा का डिज़ाइन क्राइटेरिया प्रपोज किया हुआ, उसको फॉलो कर रहे हैं. 20 इंटू T, ये हमारा 15 है. मीन टेम्परेचर ऑफ द कोल्डेस्ट मंथ -100. तो जो वॉल्यूमेट्रिक लोडिंग हमारे पास हमने डिटरमिन की वो 200 ग्राम्स ऑफ BOD पर मीटर क्यूब ऑफ द पॉन्ड वॉल्यूम, एनारोबिक पॉन्ड वॉल्यूम पर डे. अब हम यहाँ इक्वेशन A को इस्तेमाल करेंगे. पिछले लेक्चर में इक्वेशन A का जिक्र आ चुका है. लैम्डा V वॉल्यूमेट्रिक लोडिंग, it is equal to LIQ over VA. LI is the influent BOD, Q is the flow rate, wastewater flow rate, and VA is the volume of the anaerobic pond. तो हमने लैम्डा V जो है वो इस इक्वेशन से
डिटरमिन किया और उसकी वैल्यू यहाँ पुट की। Li जो इन्फ्लुएंट BOD है वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में दी हुई है 200 मिलीग्राम्स पर लीटर। Q वी हैव जस्ट डिटरमिन वेस्ट वाटर फ्लो, and VA we can determine the volume of the anaerobic pond, which comes out to be 55,100 cubic meter. Now just check the detention time in the pond. क्या ये एक से कम तो नहीं है? डिटेंशन टाइम इज V over Q, तो ये 1 डे निकला है। एडॉप्ट ए डिटेंशन टाइम ऑफ एटलीस्ट 2 days, इस पे पहले हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि क्यों हम 2 days लेंगे। क्योंकि जैसे जैसे पॉन्ड ऑपरेट करेगी कुछ सॉलिड्स नीचे बैठ जाएंगे। क्योंकि मिनिमम डिटेंशन टाइम 1 डे होना चाहिए, तो उसका इफेक्टिव वॉल्यूम जो है वो थोड़ा कम होगा और एक्चुअल डिटेंशन टाइम 1 डे से कम हो जाएगा, जो कि डिज़ायरेबल नहीं है। इसलिए हम 2 days लेते हैं कि अगर पॉन्ड का कुछ वॉल्यूम सॉलिड्स अगर उसको ऑक्यूपाई कर भी लें तो मिनिमम डिटेंशन टाइम 1 डे फिर भी रहे। और पाकिस्तान में क्योंकि रूटीन नहीं है मेंटेनेंस की और डीस्लजिंग की, इसलिए पाकिस्तान के हवाले से इस सिनेरियो में लोकल कंडीशंस में मैं आपको यही प्रपोज करूंगा कि एटलीस्ट मिनिमम 2 days लें। हम ये भी डिस्कस हमने किया था कि जो टाइम वेरी करता है, जो कि परमिसिबल रेंज है एनारोबिक पॉन्ड्स के लिए, वो 1 से लेके 5 डे तक है। लेकिन डंकन मारा की जो रिसर्च है वो ये बताती है कि अगर हम 5 days भी रखें तो एफिशिएंसी पे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तो 2 days हम सिर्फ सेफ्टी पर्पस के लिए रख रहे हैं अंडर लोकल कंडीशन, जहाँ के हमें पता है कि उसकी सफाई बड़े अरसे तक नहीं होनी, और अगर सफाई होती भी है तो 1 डे रखने से बहुत जल्दी मे बी 0.25 days का जो इफेक्टिव वॉल्यूम है वो सॉलिड्स की लेयर नीचे कवर कर ले, और जो डिटेंशन टाइम एक्चुअल है वो 0.75 days हो जाए, जो कि डिज़ायरेबल नहीं है। इसलिए हमने 2 days रखा। इट इज़ डन टू केटर फॉर वॉल्यूम रिडक्शन ऑफ AP ड्यू टू स्लज एक्यूमुलेशन एंड इट्स सब्सिक्वेंट रिमूवल आफ्टर 5 years। तो ये इसकी बेसिक वजह है। आगे चलते हैं। देयरफॉर वॉल्यूम जो हमने डिटरमिन किया उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नया वॉल्यूम हमारे पास 2 days के लिए आ जाएगा, जिसमें डिटेंशन टाइम 2 days होगा। डेप्थ हम अडॉप्ट कर लेंगे 4 मीटर। ये भी रेंज हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस की थी। आप उस रेंज के अंदर कोई भी डेप्थ अडॉप्ट कर सकते हैं अपने डिज़ाइन के लिए। देयरफॉर मिड डेप्थ एरिया, तो वॉल्यूम को जब हम डेप्थ से डिवाइड करेंगे हमारे पास एरिया आएगा और दैट विल बी द मिड डेप्थ एरिया। इसको मैं भी आगे चल के फिगर में एक्सप्लेन करूँगा। नाउ टेक लेंथ रेशो विड्थ 1:1। हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम इसको अडॉप्ट करेंगे, लेकिन एक्चुअल क्या होगी, वो जो पीस ऑफ लैंड अवेलेबल होगा वहाँ आपको दोबारा से सारा एरिया रीएडजस्ट करना पड़ेगा एक बार। देयरफॉर लेंथ इट इज़ इक्वल टू विड्थ, जस्ट यू टेक द अंडर रूट ऑफ दिस एंड यू विल गेट द डायमेंशन लेंथ एंड विड्थ विच आर इक्वल 166 मीटर। DOD रिमूवल, ये डंकन मारा का जो टेबल था 2T + 20, ये 50% DOD रिमूव हो जाएगी इस एनारोबिक पॉन्ड में। तो डायमेंशंस ऑफ AP मिड डेप्थ एरिया ये हमने अभी डिटरमिन किया है, लेंथ और विड्थ ये भी हमने डिटरमिन की है। तो अडॉप्ट साइड स्लोप्स ऑफ 1 वर्टिकल 3 हॉरिजॉन्टल। आमतौर पे ये जो साइड स्लोप्स अडॉप्ट की जाती हैं ये बहुत सेफ होती हैं, इसमें जो एम्बैंकमेंट फेलियर के चांसेस कम होते हैं, इसलिए हम इसको अडॉप्ट करेंगे। तो मिड डेप्थ की जो डायमेंशंस हैं वो 166 मीटर इंटू 166 मीटर आ जाएंगी। टॉप की जो डायमेंशंस हैं वो 178 इंटू 178, क्योंकि स्क्वायर पॉन्ड हमने लिया है। बॉटम की डायमेंशन 154 इंटू 154, और अगर मैं फ्री बोर्ड भी ले लूँ 0.5 मीटर का तो एक्सट्रीम टॉप की जो डायमेंशन है वो 181 इंटू 181 मीटर आ जाएंगी।
अब आप ज़रूर ये सोच रहे होंगे कि ये तमाम डायमेंशन 178, 154, 181 ये कहाँ से आ गई। इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा एक फ़िगर के ज़रिए। आपके सामने ये फ़िगर है, इसमें ये सेक्शन दिखाया गया है एनारोबिक पॉन्ड का। ये साइड स्लोप 1 वर्टिकल 3 हॉरिजॉन्टल। हमने मिड डेप्थ डायमेंशंस निकाली थी, क्योंकि एरिया इसमें आमतौर पे जो आता है वो पहले भी इसका जिक्र आ चुका है, वो मिड डेप्थ एरिया आता है। तो 166 मीटर वाइड एंड 166 मीटर लॉन्ग इट इज़ स्क्वायर एनारोबिक पॉन्ड, और इसकी डेप्थ जो है वो 4 मीटर्स है, और 0.5 मीटर फ्री बोर्ड है जो हमने दिया है, जो हमेशा दिया जाता है। अब फ़र्ज़ करें कि ये डायमेंशंस आपके इल्म में आ गई हैं। अब जब आप ऊपर मूव करते हैं तो आपके इल्म में है कि साइड स्लोप इज़ 1 वर्टिकल 3 हॉरिजॉन्टल। अगर आप 1 मीटर ऊपर मूव करेंगे तो 3 मीटर हॉरिजॉन्टली इसमें ऐड हो जाएगा, और अगर आप 2 मीटर्स मूव करेंगे तो 6 मीटर हॉरिजॉन्टली इसमें ऐड हो जाएगा जब आप ऊपर जा रहे होंगे। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ पेंट में बनाई हुई एक फिगर के साथ, फर्दर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं कि ये 1 मीटर और ये 3 मीटर ये ज़्यादा है और ये कम है, क्योंकि ये ऑन स्केल नहीं बनी हुई। तो मैं इसको फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ। आपके सामने ये पेंट में बनी हुई एक पिक्चर है, इसको यहाँ मैंने थोड़ा सा स्केल पे बनाने की कोशिश की है, गो कि अब भी पूरा स्केल पे नहीं है। तो आप देखें कि जब 1 मीटर वर्टिकली ऊपर आप मूव करेंगे तो हॉरिजॉन्टली 3 मीटर इसमें और ऐड हो जाएगा। तो वापस चलते हैं नोट्स की तरफ। अब देखें, अगर ये मिड डेप्थ है और मैं जब 2 मीटर ऊपर जाऊंगा तो 6 मीटर हॉरिजॉन्टली इस तरह ऐड हो जाएगा, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी। 6 + 6 12। तो 166 मीटर में जब मैं 12 ऐड करूंगा तो वो 178 मीटर बन जाएगा, और क्योंकि ये स्क्वायर है तो यहाँ भी 178 बन जाएगा। इसी तरह जब मैं बॉटम पे मूव करूंगा तो अगर मैं 2 मीटर्स, क्योंकि ये 4 मीटर्स की डेप्थ है टोटल, तो और ये मिड डेप्थ है, तो नीचे जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो 2 मीटर बनता है। तो इसमें रिडक्शन हो जाएगी 6 मीटर की इस साइड पे और 6 मीटर की इस साइड पे, और 12 मीटर 166 में से माइनस करूंगा 12 तो 154 मीटर वाइड, और क्योंकि ये भी 166 है इसमें से भी 12 माइनस करूंगा 154 मीटर लॉन्ग। इसी तरह फ्री बोर्ड अगर मैं ऐड करूंगा 0.5 मीटर, तो जब मैं 0.5 मीटर वर्टिकली ऊपर जाऊंगा तो 1.5 मीटर्स ऐड होगा, इधर भी और इधर भी। 1.5 + 1.5 इट इज़ इक्वल टू 3। तो 178 में जब मैं 3 ऐड करूंगा तो 181 मीटर्स बन जाएगा, विड्थ में भी, और क्योंकि लेंथ भी बराबर है, स्क्वायर पॉन्ड है, तो 181 मीटर्स ये बन जाएगा। तो टॉप पे जो एरिया आएगा ये एरिया एक्चुअली पॉन्ड और सरफेस के ऊपर इसका होगा। तो ये थी डायमेंशनिंग एनारोबिक पॉन्ड की। अब हम चलते हैं फैकल्टेटिव पॉन्ड की तरफ, उसके डिज़ाइन की तरफ। सबसे अहम चीज़ बीओडी अप्लाइड टू फैकल्टेटिव पॉन्ड। 50% तो रिमूव हो गई एनारोबिक पॉन्ड में, तो जो फैकल्टेटिव पॉन्ड तक बीओडी पहुंचेगी वो कितनी पहुंचेगी? 50% ऑफ 200, 100 मिलीग्राम पर लीटर। ये गलती आपने नहीं करनी कि आप डिज़ाइन के लिए एनारोबिक पॉन्ड के लिए भी 200 मिलीग्राम्स ले लें पर लीटर बीओडी, और फैकल्टेटिव पॉन्ड के लिए भी 200 ले लें, तो फिर आपका डिज़ाइन ओवर डिज़ाइन हो जाएगा। ये आपने बड़ा मोहतात रहना है कि जो रिमूवल हो जाए और बैलेंस बीओडी है वो डिज़ाइन के लिए फैकल्टेटिव पॉन्ड की आप इस्तेमाल करेंगे। तो परमिसिबल सरफेस लोडिंग जो है फैकल्टेटिव पॉन्ड में, ये डंकन मारा की इक्वेशन है, ये हम पिछले उसमें पढ़ चुके हैं। लैम्डा एस सरफेस लोडिंग, एस फॉर सरफेस 20T - 120।
एंड T इज़ द मीन टेम्परेचर ऑफ द कोल्डेस्ट मंथ। ये 15 है। तो हमारे पास जो परमिसिबल BOD लोडिंग फैकल्टेटिव पॉन्ड के लिए आएगी वो 180 किलोग्राम्स ऑफ BOD पर हेक्टर एरिया ऑफ द पॉन्ड पर डे। अब हम इक्वेशन B को यहाँ इस्तेमाल करेंगे, बट लैम्डा S इट इज़ इक्वल टू 10 LIQ ओवर AF। LI इज़ इन्फ्लुएंट BOD और इस सूरत में जो इन्फ्लुएंट BOD है वो है 100 मिलीग्राम्स पर लीटर। Q इज़ द वेस्ट वाटर फ्लो, वो वही रहेगा। AF इज़ द एरिया ऑफ द फैकल्टेटिव पॉन्ड एंड इट इज़ द मिड डेप्थ एरिया। तो इस इक्वेशन में लैम्डा S इज नोन, LI इज नोन, Q इज नोन, AF इज अननोन। वी कैन फाइंड आउट द AF, एरिया ऑफ द फैकल्टेटिव पॉन्ड, मिड डेप्थ एरिया। तो ये मिड डेप्थ एरिया की वैल्यू आ जाएगी 3 लाख मीटर स्क्वायर। तो अडॉप्ट ए डेप्थ ऑफ 2 मीटर फॉर द फैकल्टेटिव पॉन्ड, ये भी वहाँ लिमिट दी हुई थी, पिछले लेक्चर में डिस्कस हुआ था। वहाँ से कोई भी डेप्थ 1.5 से लेके 2 मीटर तक आप अडॉप्ट कर सकते हैं। हमने 2 मीटर से अडॉप्ट की। देयरफॉर VF जो वॉल्यूम ऑफ फैकल्टेटिव पॉन्ड है वो आप एरिया को डेप्थ से डिवाइड करेंगे तो ये इसका वॉल्यूम आ जाएगा। नाउ वंस यू डिटरमिन द वॉल्यूम यू कैन फाइंड आउट द डिटेंशन टाइम इन द पॉन्ड। डिटेंशन टाइम जो पॉन्ड में है वो V ओवर Q है, तो ये 11 दिन निकलेगा। यहाँ आपने V वॉल्यूम ऑफ द पॉन्ड और Q फ्लो रेट जो पॉन्ड के अंदर आ रहा है वो पुटअप किया और 11 डेज। तो आपने चेक किया कि क्या ये 5 दिन से कम तो नहीं है। तो ये 5 दिन से क्योंकि कम नहीं है इसलिए हमने यहाँ ओके लिख दिया। नाउ चेक द एफ्लुएंट BOD। एफ्लुएंट BOD के लिए भी फॉर्मूला हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे। एकेनफेल्डर की बुक में दिया हुआ है LE और LI इट इज़ इक्वल टू 1/1 प्लस KT एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। तो K की वैल्यू जो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे दी हुई है वो मेटकाफ एंड एडी का रेफरेंस था 0.5 पर डे। इसको हम अपनी जो वैल्यू है टेम्परेचर की 15 डिग्री सेंटीग्रेड उसके हिसाब से डिटरमिन करेंगे कि K की क्या वैल्यू होगी। Just you have to use the formula which has been discussed in the last lecture and just you plug in the values and the value of K at 15 degrees centigrade will be 0.41 per day. So you put the values in this formula and you get the LE which is 18 milligrams per liter. Now your NEQS or I would now say PEQS पंजाब एनवायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। PEQS क्यों है? इसलिए कि 18th अमेंडमेंट के बाद एनवायरमेंट का सब्जेक्ट वो डिवॉल्व होके सूबों के पास आ गया। हर सूबे का अपना एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है और अपने स्टैंडर्ड्स हैं। इसलिए हम इस स्टैंडर्ड को आप PEQS कहेंगे, पंजाब एनवायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉर लिक्विड म्यूनिसिपल एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स। उसके अंदर जो वैल्यू मैक्सिमम दी है वो 80 है। इट मीन्स कि हमारा जो एफ्लुएंट है वो जो प्रेस्क्राइब्ड लिमिट है, अपर लिमिट, उससे उसकी वैल्यू BOD की कम है, लिहाजा देयरफॉर लेसर डिटेंशन टाइम में ऑल्सो बी अडॉप्टेड। तो हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि जो डिटेंशन टाइम हमने रखा था या निकाला था 11 डेज़, इसको हम कम भी कर सकते हैं और जब हम इसको कम करेंगे तो एरिया कम हो जाएगा। जब एरिया कम होगा तो कॉस्ट कम हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आप प्ले कर सकते हैं। यहाँ मैं इसको एज सच आगे कंटिन्यू करूँगा, लेकिन ये आपके लिए है कि यू कैन redesign and make your design more economical and cost effective because LE value is too low when you compare it with 80. अगर ये 40 तक भी आ जाए, even then you comply with the PEQS. So this is the main point. Now dimensions of FP. Now we know the mid depth area. Take extreme top width of the facultative pond equal to the extreme top width of the anaerobic pond. इसको आगे चल के फिगर के ज़रिए मैं एक्सप्लेन करूँगा. Just hold on for a while. Therefore
जो एक्सट्रीम टॉप विड्थ है वो 181 मीटर फैकल्टेटिव पॉन्ड की हम अडॉप्ट करेंगे। फ्री बोर्ड 0.5 मीटर टॉप पे, और ये 181 -3 क्यों है? क्योंकि 0.5 मीटर जब हम ऊपर जाएंगे तो दोनों साइडों पे 1.5 मीटर जो बढ़ेगा वो मिला के 3 मीटर्स है, तो ये 178 मीटर्स हो जाएगा। आगे फिगर आ रही है, वहाँ से आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। मिड डेप्थ विड्थ जो है वो 178 - 6, क्योंकि ये 2 मीटर डीप है, तो 1 मीटर जब हम मूव करेंगे वर्टिकली तो 3 मीटर्स दोनों साइडों पे मज़ीद ऐड होगा, तो 3 + 3 6, 172। बॉटम इसकी फिर -6 करेंगे, 166 मीटर्स। मिड डेप्थ लेंथ, नाउ वी नो द मिड डेप्थ एरिया एंड वी नो द मिड डेप्थ विड्थ। ये अभी ऊपर कैलकुलेट की जा चुकी है, तो वी कैन फाइंड आउट द मिड डेप्थ लेंथ। ये 1782 मीटर्स आएगी। If we know the mid depth length, we can find the top and the extreme top lengths, ये डिटरमिन करेंगे और बॉटम की भी डिटरमिन करेंगे। तो अजीज़ तलबा, ये आपने देखा कि हमने डायमेंशनिंग की, और किस्सा मुख्तसर ये है कि अब इस वक्त जो हमारे पास टॉप डायमेंशन है वो है 181 मीटर वाइड, और ये वो डायमेंशन है जो हमने मैच की थी एनारोबिक पॉन्ड के साथ। इसको हमने किया फिक्स, और जो दूसरी डायमेंशन लेंथ थी उसको फाइंड आउट किया, और ये आप अगर देखें तो ये 1791 मीटर लॉन्ग है, या आप इसको दूसरे अल्फाज में ये भी कह सकते हैं कि ये 1.7 किलोमीटर लॉन्ग है। तो वेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉन्ड्स मीडियम साइज सिटीज़ के लिए अच्छा खासा बड़ा उनका साइज़ होता है, एरिया अच्छा खासा होता है। और ये तो थी टॉप डायमेंशन जो ज़मीन के ऊपर आएगी, और इसी से आप एरिया रिक्वायरमेंट निकालते हैं। ये वो डायमेंशन है जहाँ पानी जो है वो अगर ये फुल भर जाए तो पानी का लेवल ये होगा, और ये 0.5 मीटर फ्री बोर्ड के साथ। और इसी तरह मैं अब इसको रीड आउट नहीं करूँगा, ये इसकी मिडल की डायमेंशंस है फैकल्टेटिव पॉन्ड की, और ये बॉटम की डायमेंशन है। साइड स्लोप्स आपके इलम में है 1:3, 1 वर्टिकल 3 हॉरिजॉन्टल, और इसकी डेप्थ हमने 2 मीटर फिक्स की थी खुद। अब सिचुएशन क्या बनेगी? सिचुएशन बनेगी ऑप्शन 1 के लिए, ये एनारोबिक पॉन्ड है और इसको हमने स्केयर लिया था, और इसकी टॉप डायमेंशंस एक्सट्रीम टॉप जो ज़मीन के ऊपर आएंगी वो 188 मीटर्स, और ये इस तरह भी 188 मीटर्स होगी। और हमने एक डायमेंशन को फैकल्टेटिव पॉन्ड की इसके साथ मैच किया, और दूसरी डायमेंशन को अकॉर्डिंगली निकाला, तो ये तकरीबन 1.7 किलोमीटर इसकी लेंथ जो है वो आएगी। और ये है इसका टॉप व्यू। अगर आप इस सिस्टम को, ऑप्शन 1 को, जिसमें एनारोबिक पॉन्ड और फैकल्टेटिव पॉन्ड है, अगर आप टॉप से देखेंगे तो आपको इस तरह ये एलोंगेटेड शेप में फैकल्टेटिव पॉन्ड नज़र आएगी, और ऊपर उसका सेक्शन मैंने बनाया। अब हम आगे चलते हैं। टोटल एरिया ऑप्शन 1 है, ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हम एनारोबिक पॉन्ड और फैकल्टेटिव पॉन्ड का एरिया इसको ऐड कर दें, तो एक्सट्रीम टॉप डायमेंशन से वो एरिया आएगा जो ज़मीन के ऊपर एग्जिस्ट करेगा, जिसके मुताबिक हम ज़मीन को एक्वायर करेंगे। तो ये डायमेंशंस मैंने वहाँ से एक्सट्रीम टॉप की लिख दी हैं, इनको मल्टीप्लाई करके ये मीटर स्क्वायर में एरिया आ गया है। इन दोनों को मैंने यहाँ पे ऐड किया है, और जब मैं 10,000 से डिवाइड करूँगा तो हेक्टर में मेरे पास एरिया आ जाएगा। एरिया 35.7 हेक्टर। अब क्या सवाल पैदा होता है, मेरा यहाँ पे आपसे सवाल है, क्या ये वो एरिया है जो हम उस पॉन्ड्स के लिए, सिस्टम के लिए जो हम शहर के लिए दे रहे हैं, एक्वायर करेंगे? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
एरिया जो एक्वायर किया जाता है वो इससे ज़्यादा होता है। कितना ज़्यादा होता है ये आपके सामने अब मैं लाने लगा हूँ। एड 50% फॉर सर्विसेज। सर्विसेज से क्या मुराद है? सर्विसेज से मुराद ये है कि उस सिस्टम में एक छोटा सा ऑफिस भी बनेगा वेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉन्ड, जहाँ के मेन स्टाफ उसका वहाँ पे बैठेगा, और कुछ पार्किंग एरिया भी होगा अगर उनकी गाड़ी मोटरसाइकिल या कोई और चीज़ है। एक छोटी लैब की भी शायद ज़रूरत पड़े, और स्टाफ की रेजिडेंसीज हो सकती हैं जो वहाँ पे बनानी पड़ जाए। एम्बैंकमेंट्स जो हैं 1:3 के जो आउटर एम्बैंकमेंट होता है, मैं इनर एम्बैंकमेंट की बात नहीं कर रहा। इनर एम्बैंकमेंट से मुराद क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो है इनर एम्बैंकमेंट है जो पॉन्ड के अंदर की साइड पे होता है, जिसके साथ पानी आके टच करता है। और इसी तरह यहाँ बाहर भी आप एक एम्बैंकमेंट इस तरह बनाते हैं, और वो भी 1:3 का होता है, ताकि वो स्टेबल भी रहे और वहाँ पे टूट फूट भी इतनी ना हो, वो स्टेबल स्लोप हो। और बाज़ औक़ात आप उस पर ब्रिक लाइनिंग भी कर देते हैं ताकि बारिश की वजह से वो डैमेज ना हो, या उसके ऊपर घास उगा दी जाती है ताकि वो स्टेबल रहे, वो टूट फूट का शिकार ज़्यादा ना हो, कम से कम मेंटेनेंस करनी पड़े। अब ये जो बाहर की साइड पे ये अगर ऐसे मैं इसको थोड़ा सा स्ट्रेट ले लूँ ऐसे, और फिर ऐसे करके जो हम जाएंगे, इसके लिए भी तो कुछ एरिया चाहिए। तो ये वो एरिया है जिसको मैं एरिया ऑफ एम्बैंकमेंट कह रहा हूँ। तो दोबारा वापस चलते हैं एम्बैंकमेंट्स, फेंसिंग। अब उस एम्बैंकमेंट से थोड़ा सा आगे छोड़ के आप फेंसिंग करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि हमें एडिशनल एरिया चाहिए होगा उस एरिया से जो हमने अभी ऊपर निकाला है। Therefore, total area of option 1 it is equal to 35, ये जो एरिया हमने अभी ऊपर निकाला है, इंटू 1.5 50% इंक्रीज करके 53.55 हेक्टर। ये वो एरिया है जो आप इस पॉन्ड सिस्टम के लिए एक्वायर करेंगे। आप मुझसे अब ये सवाल कर सकते हैं कि ये जो 50% की फिगर है ये कहाँ से आ गई? ये थ्रू एक्सपीरियंस। मुख्तलिफ पॉन्ड सिस्टम जब डिज़ाइन किए या हमें ज़रूरत पड़ी डिज़ाइन करने की, और उनकी जब ड्राइंग्स बनी, एम्बैंकमेंट और ये फेंसिंग वगैरह लगाई गई, तो ऑन एवरेज देखा गया कि एडिशनल 50% एरिया और ऐड हो जाता है। तो ये उस एक्सपीरियंस की बेसिस पे है। तो जो एरिया एक्वायर किया जाएगा वो 53 हेक्टर्स के करीब होगा। ऑप्शन 1 यहाँ पे कंक्लूड हो गई रेस्ट्रिक्टेड इरिगेशन के लिए। सीरीज़ में लगाई एनारोबिक और फैकल्टेटिव पॉन्ड, और 53 हेक्टर एरिया उसके लिए टोटल एक्वायर करना पड़ेगा उस सिस्टम को लगाने के लिए। ऑप्शन 2 की तरफ जाते हैं। ये वो ऑप्शन है जब ट्रीटेड एफ्लुएंट अनरेस्ट्रिक्टेड इरिगेशन के लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें फीकल कॉलीफॉर्म काउंट को रिड्यूस करने के लिए मैचुरेशन पॉन्ड ऐड करनी पड़ेंगी टू मीट दी WHO गाइडलाइन वैल्यूज़ ऑफ 1000 फीकल कॉलीफॉर्म पर 100 ml। इसके लिए इनिशियली हम डिटेंशन टाइम 4 डेज़ का अडॉप्ट करते हैं और 1 मीटर की डेप्थ अडॉप्ट करते हैं। अब आप मुझसे पूछ सकते हैं कि ये 4 डेज़ का मैंने क्यों किया है? दिस इज़ ए हिट एंड ट्रायल मेथड, ऑलवेज रिमेंबर इट। कुछ एक कहीं से स्टार्ट आप ले लें, इसका डिटेंशन टाइम आप देख लें V/Q। तो इस फार्मूले से जब डिटेंशन टाइम मैंने ये ऊपर 4 डेज़ का फिक्स किया, तो मैं वॉल्यूम निकाल सकता हूँ। वॉल्यूम तकरीबन ये 2 लाख क्यूबिक मीटर के करीब आ गया। मिड डेप्थ एरिया V/डेप्थ, डेप्थ 1 मीटर है, तो मिड डेप्थ एरिया भी तकरीबन 2 लाख मीटर स्क्वायर के बराबर आ गया। अब इसकी भी हम एक टॉप डायमेंशन जो है वो मैच करेंगे उस सिस्टम के साथ जो अभी ऊपर हम डिज़ाइन कर चुके हैं। तो इसकी भी एक डायमेंशन 188 मीटर्स आ जाएगी, और फिर जो दूसरी डायमेंशन है वो निकाली जा सकती है, और ये भी किलोमीटर्स के अंदर आ रही है, ये भी 1.2 किलोमीटर लंबी होगी। तो इसी तरह हम
नीचे चलते जाएंगे और उसी तरीके से हम विड्थ और लेंथ दोनों डिटरमिन करेंगे। ये 0.5 मीटर पे, और इसका यहाँ फिर जो मिडल होगा वो 0.5 मीटर होगा, और फिर 0.5 मीटर। तो ये सारी डायमेंशंस ये डिटरमिन कर लेंगे उसी तरीके से जैसे हम पहले किए हैं। मैं दोबारा अब रिपीट इस पर नहीं करूँगा। अब सिर्फ डायमेंशंस में आपके सामने ला रहा हूँ। मैचुरेशन पॉन्ड की एक्सट्रीम टॉप विड्थ, टेक फ्री बोर्ड, उसके बाद टॉप विड्थ जहाँ पानी का लेवल होगा, मिड डेप्थ बॉटम, मिड डेप्थ लेंथ यहाँ से फिर हम निकाल लेंगे। इसको हम डिवाइड करेंगे मिड डेप्थ विड्थ से एरिया को, तो वो लेंथ निकल आएगी। और इसी तरह हम बाकी जगह पे हम लेंथ को डिटरमिन कर लेंगे। अब फाइनली मैं आखिर में आता हूँ एरिया ऑफ मैचुरेशन पॉन्ड। इसकी जो एक्सट्रीम टॉप डायमेंशंस हैं उनको मल्टीप्लाई करूँगा, और ये तकरीबन 2 लाख मीटर स्क्वायर या 22 हेक्टर के करीब एरिया आएगा। और अगर मैं इसका आपको एरियल व्यू दिखाऊं तो ये कुछ सिस्टम इस तरह का बनेगा। एनारोबिक पॉन्ड, फिर ये तकरीबन 1.7 किलोमीटर लंबी फैकल्टेटिव पॉन्ड, और ये डायमेंशन एक हमने फिर इसके साथ फिक्स कर दी 188 मीटर्स वाली, और इसके लिए हमने अकॉर्डिंगली लेंथ 1.2 किलोमीटर निकाल ली। तो ये एक सिस्टम इस तरह बनेगा। तो अब हम देखते हैं कि क्या ये सिस्टम फीकल कॉलीफॉर्म काउंट की जो रिक्वायरमेंट है WHO गाइडलाइंस की उनको पूरा करता है या नहीं। तो उसके लिए फार्मूला यही इस्तेमाल होगा, NE/NT। ये पहले भी हम इसको देख चुके हैं फार्मूले को। यहाँ KT जो है 2.6 पर डे है। तो हमारा जो मीन टेम्परेचर ऑफ द कोल्डेस्ट मंथ है सिस्टम का वो 15 है। तो हम वही फार्मूला जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, देख चुके हैं, उसमें वैल्यूज़ को प्लग इन करेंगे, और ये जो बैक्टीरियल डाई अवे कांस्टेंट K है इसकी वैल्यू अपने टेम्परेचर पे जो हमारे साइट पे है उसके मुताबिक निकाल लेंगे। वो 1.8 पर डे के करीब आता है। तो NI ये हम लिटरेचर से अडॉप्ट कर सकते हैं। ये वैल्यू डंकन मारा के पेज 33 से लिए। ये भी एक रेंज के अंदर लाई करती है, और वो रेंज हम पहले देख चुके हैं। तो पहला ट्रायल हमारा ये होगा एक फैकल्टेटिव पॉन्ड के साथ। NE जो है दैट इज़ फीकल कॉलीफॉर्म काउंट इन द एफ्लुएंट, इस पूरे सिस्टम में। पूरा सिस्टम कौन सा है? एनारोबिक, फैकल्टेटिव और मैचुरेशन। NI जो है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो NE इट इज़ इक्वल टू ये NI और 1 + KT। K is the reaction rate constant, T is the time in the anaerobic pond, और फिर multiplied by 1.KT। ये टाइम है फैकल्टेटिव पॉन्ड में, और 1 + KT ये टाइम है 4 डेज़ का मैचुरेशन पॉन्ड में। तो NE जो की वैल्यू आई वो 2 लाख से ऊपर है पर 100 ml फीकल कॉलीफॉर्म। ऑब्वियसली ये गाइडलाइन वैल्यू 1000 को मीट नहीं करती। तो हम क्या करेंगे, मैचुरेशन पॉन्ड 4 डेज़ की सीरीज़ में और ऐड करते जाएंगे। ट्रायल 2, 4 पॉन्ड्स ले लें आप इन सीरीज़ 4 डेज़ डिटेंशन टाइम की। तो पहली 2 वैल्यूज़ जो एनारोबिक पॉन्ड और फैकल्टेटिव पॉन्ड के लिए हैं वो तो उसी तरह रहेंगी, और यहाँ जो वैल्यू मैचुरेशन पॉन्ड के लिए थी उसको हम रेज़ टू द पावर 4 कर देंगे, क्योंकि 4 मैचुरेशन पॉन्ड इन सीरीज़ लगाई गई हैं। फीकल कॉलीफॉर्म काउंट इस ट्रायल में 1400 के करीब आ गया है। इसका मतलब है मज़ीद और मैचुरेशन पॉन्ड लगाने की ज़रूरत है। और जब हम 5 मैचुरेशन पॉन्ड लेंगे तो हमें वो क्राइटेरिया मीट हो गया 275 विच इज़ लेस दैन 1000 पर 100 ml। लिहाजा ये हमारा फाइनल डिज़ाइन हो जाएगा। दिस इज़ अगेन हीट एंड ट्रायल। 4 डेज़ 5 डेज़ जितना भी आप लेना चाहें आप ले सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। इस प्रॉब्लम के लिए मैंने 4 डेज़ का डिटेंशन टाइम मैचुरेशन पॉन्ड में ले लिया, उसको एक पॉन्ड लगा के चेक किया फीकल कॉलीफॉर्म काउंट को, वो ज़्यादा थे तो 4 डेज़ की और पॉन्ड्स मैचुरेशन पॉन्ड्स में सीरीज़ में ऐड करता गया, और 5 पे मैंने देखा कि क्राइटेरिया मीट हो गया। अब एरिया इस ऑप्शन 2 का क्या आएगा? एरिया जो है वो एनारोबिक पॉन्ड, फैकल्टेटिव पॉन्ड और मैचुरेशन पॉन्ड।
तो इस सिस्टम का एनारोबिक और फैकल्टेटिव का तो 35 हेक्टर हम पहले निकाल चुके हैं। तो मैचुरेशन पॉन्ड का 23 हेक्टर एक का और 5 का, तो 150 हेक्टर के करीब एरिया। और जब हम 50% ऐड करेंगे सर्विसेज के लिए तो ये 226 हेक्टर आ जाएगा ऑप्शन 2 के लिए, जो कि अनरेस्ट्रिक्टेड इरिगेशन के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। तो कंपेयर करते हैं, देखते हैं कि अगर हम ऑप्शन 1 यूज़ करें तो कितना एरिया है, ऑप्शन 2 यूज़ करें तो कितना एरिया है। ऑप्शन 1 में आप देखें 53 हेक्टर और ऑप्शन 2 में 226 हेक्टर। आपने देखा कि बड़ा लार्ज डिफरेंस है एरिया के अंदर। तो परसेंटेज इंक्रीज़ अगर हम देखें कितना एरिया इंक्रीज़ हुआ ऑप्शन 2 में, तो तकरीबन 300% एरिया इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि आप अनरेस्ट्रिक्टेड इरिगेशन के लिए अगर पानी को इस्तेमाल करना चाहेंगे तो फिर आपकी जो एरिया रिक्वायरमेंट है वो 300% के करीब अप्रॉक्सीमेटली बढ़ जाएगी। और जब वो 300% के करीब बढ़ेगी तो आपको लैंड एक्विजिशन वो ज़्यादा करनी पड़ेगी, ऑब्वियसली कॉस्ट भी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो देख लें जब आपके पास इस तरह की कोई डिसीजन आए तो आम तौर पे अगर कोई एरिया का प्रॉब्लम और कॉस्ट का आ रहा है तो फिर आप उस पानी को अनरेस्ट्रिक्टेड इरिगेशन के लिए ना यूज़ करें, आइदर सिर्फ एक फैकल्टेटिव पॉन्ड दे दें अगर पानी मीडियम या वीक है, और अगर स्ट्रॉन्ग है तो इनिशियली एनारोबिक पॉन्ड और उसके बाद फैकल्टेटिव पॉन्ड दे दें। तो ये क्वेश्चन था और सॉल्व प्रॉब्लम थी। अब अगर फीकल कॉलीफॉर्म काउंट कम करना है तो उसका एक और तरीका भी हो सकता है विदाउट एडिंग मैचुरेशन पॉन्ड, और वो तरीका क्या है, आप पानी की डिसइंफेक्शन कर दें और फिर उसको अनरेस्ट्रिक्टेड इरिगेशन के लिए यूज़ कर लें। तो देखना पड़ेगा कि कंपैरिजन क्या है, कॉस्ट का कंपैरिजन, कैपिटल कॉस्ट का और ऑपरेशनल कॉस्ट का। तो ये ट्रेड ऑफ है कि अगर आप डिसइंफेक्शन करते हैं तो फिर उसके लिए कैपिटल कॉस्ट कितनी है, और ऑब्वियसली ये एक रिकरिंग ऑपरेशन होगा, डेली बेसिस पे आप कर रहे हैं, आपको क्लोरीन चाहिए होगी डिसइंफेक्शन के लिए, तो वो आप ख़रीदेंगे डेली बेसिस पे, तो उसका सालाना ख़र्चा कितना बन जाएगा और उसकी कैपिटल कॉस्ट इंस्टॉल करने के लिए कितनी बनेगी। ऑब्वियसली इसके लिए किसी भी ज़मीन की, लैंड की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। और दूसरी तरफ आप ये देखेंगे कि कितनी ज़्यादा लैंड एक्वायर करनी पड़ रही है, उस पर क्या कॉस्ट आ रही है, और उसको आप ओवर द डिज़ाइन पीरियड डिवाइड करेंगे तो आप ये एक रफ़ कैलकुलेशन कर सकते हैं कि यहाँ आइदर मैचुरेशन पॉन्ड लगाना बेहतर रहेगा, लाइफ साइकिल कॉस्ट अगर आप ले लें, या फिर डिसइंफेक्शन सिस्टम लगाना बेहतर रहेगा। डिसइंफेक्शन सिस्टम की अगेन अगर ये एक छोटा टाउन है या विलेज है तो डिसइंफेक्शन का वहाँ प्रॉब्लम हो सकता है, डिसइंफेक्शन की मशीनरी ख़राब हो सकती है, उसकी रिपेयर, उसके लिए कुछ एक्सपर्टीज़ चाहिए। बहरहाल ये कैपेसिटी बिल्ड की जा सकती है, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बिल्डिंग इसको कहते हैं, कि अगर म्यूनसिपैलिटी या यूनियन काउंसिल उसको चला रही है तो उसके मुतल्लिका बंदों को आप प्रॉपर ट्रेनिंग दे दें, गाइडलाइंस प्रोवाइड कर दें, तो वो इस सिस्टम को चला सकते हैं। ख़ास तौर पे छोटे टाउन्स में ये पॉसिबिलिटी है कि ये किया जा सकता है। लेकिन अगेन ये क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट है और आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू इसके बारे में क्या है, तो ये इस पे डिपेंड करता है। डियर स्टूडेंट्स, वी कंक्लूड लेक्चर नंबर 13 हेयर। आज हमने बड़ी तफसील में एक छोटे शहर, और वो शहर है फ़िरोज़वाला। फ़िरोज़वाला तहसील हेडक्वार्टर है फ़िरोज़वाला तहसील का, और ये डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा में आता है। उस शहर के लिए हमने वेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉन्ड सिस्टम डिज़ाइन किया। दो ऑप्शंस थी जो दी गई थी। ऑप्शन 1 में रेस्ट्रिक्टेड इरिगेशन के लिए पानी का इस्तेमाल करना था, ट्रीटेड एफ्लुएंट का, और ऑप्शन 2 में अनरेस्ट्रिक्टेड के लिए। रेस्ट्रिक्टेड इरिगेशन के लिए क्योंकि BOD 200 के करीब थी, हमने एनारोबिक पॉन्ड दी और फिर फैकल्टेटिव पॉन्ड, और
अनरेस्ट्रिक्टेड इरिगेशन के लिए मैचुरेशन पॉन्ड को ऐड किया गया। एरिया जो रिक्वायरमेंट थी वो देखा गया कि बहुत ह्यूज डिफरेंस था। 53 हेक्टर एरिया ऑप्शन 1 रेस्ट्रिक्टेड इरिगेशन के लिए और तकरीबन 200 हेक्टर के करीब ऑप्शन 2 के लिए आया। तो डिसीजन जो था वो डिपेंड करता है लैंड की अवेलेबिलिटी पे और इस चीज़ पे कि आप उस पानी को मत इस्तेमाल करें अनरेस्ट्रिक्टेड इरिगेशन के लिए। तो ये डिसीजन आमतौर पे क्लाइंट, ऑपरेटिंग एजेंसी, उनकी प्रायोरिटीज़, लैंड की अवेलेबिलिटी, फंडिंग, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी, इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। इसका कोई 1+1 2 की तरह आंसर नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें जब एक्चुअली आपको इस तरह की सिचुएशन में आएंगे कि आपको करनी पड़ेंगी, तो आपको इन तमाम चीज़ों को देखना भी पड़ेगा, क्लाइंट से डिस्कस भी करना पड़ेगा और फिर उसकी मशावरत के साथ और जिसको वो अपने लिए बेहतर समझे वो अडॉप्ट करना होगा। आपका काम एज एनवायरमेंटल इंजीनियर उसको तमाम पहलुओं से आगाह कर देना है और उसके बाद वो बेहतर फैसला कर सकता है कि उसके लिए क्या चीज़ ज़्यादा सूटेबल रहेगी। तो आज के लेक्चर को हम यहाँ कंक्लूड करते हैं। तमाम हिफाजती इक़दाम पे अमल करते रहें। अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए, कामयाबी आपका मुकद्दर हो, दीन और दुनिया दोनों की फलाह अल्लाह ताला आपको नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।